अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे दो इश्यूज़ के ऊपर। एक तो साइफर केस फर्द जुर्म आयद कर दिया गया कुरैशी साहब पर भी और खान साहब पर भी, और कुछ मुकालमा है जज साहब के साथ इमरान खान साहब का। कुछ और डिटेल्स हैं, चार्जशीट भी एक सामने आई है, कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं जो इस हवाले से सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे मसला फ़लस्तीन जो इस पर गज़ा में सूरत हाल है, उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, उसमें पेश की गई करारदाद और उसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो चार्जशीट FIA की तरफ से जो है वो कुरैशी साहब और खान साहब के ऊपर जो है वो सामने आई है। FIA की चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा जो है दर्ज किया गया था। मुलजमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतालिक राब्तों में मुलविस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल जो साइफर हुआ था उसको गैर मुतल्लिका अफराद को सौंपा गया, जो कि कवानीन के ऐन खिलाफ था, वो नहीं किया जा सकता था। अच्छा, फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि जो हकाइक थे उस साइफर के अंदर, या जो वो टेलीग्राम था उसके अंदर, उसको सारा तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। आगे चलकर ये भी चार्जशीट के अंदर लिखा हुआ है कि जो आजम खान साहब थे उनको कहा गया कि जो मीटिंग हुई है जिसके अंदर बनी गाला में, जिसके अंदर ये साइफर और ये सारा मामला डिस्कस हुआ और साइफर के कंटेंट्स के ऊपर भी कुछ थोड़ी बहुत बात हुई, उसको अपने अंदाज में लिखा जाए और पेश किया जाए, यानी वही बात के तोड़ मरोड़ कर जो है वो हकाइक जो है उनको सामने लाया जाए। ये कहा गया जी कि कौमी सलामती के बरक्स जाती मफाद के अंदर FIA कह रहे हैं जी कि खान साहब ने जो है वो इस साइफर को इस्तेमाल किया है। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में खुफिया इजलास हुआ जिसके अंदर जो मंदरजात थे, जो मैंने अभी जिसका हवाला दिया पहले जिस मीटिंग का, कि उनको गलत तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा जी कि जानबूझकर साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये जो डॉक्यूमेंट था इसको अपनी तहवील में रखा, वो इसको अपनी तहवील में भी नहीं रख सकते थे। उन्होंने कहा कि जो भी एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है रियासत का, जब वो कम्युनिकेशन कर रही होती है किसी भी और मुल्क से या डिप्लोमेटिक जिनके साथ ताल्लुकात हैं उन ममालिक के साथ, तो उसको भी ब्रीच और वायलेट किया गया। और ये कहा गया कि जो सिक्योरिटी का एक सिस्टम होता है, जो रियासत की कम्युनिकेशन जो जिस सिक्योरिटी पर बेस्ड होती है, उस सिक्योरिटी को भी जो है वो इस सारे मामले के अंदर ब्रीच किया गया। उन्होंने कहा जी कि ये एक बड़ा सिंपल सा मामला था। एक वो था, डिनर था, जोहराना था, उसके अंदर मुलाकात हुई, उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई उसको साइफर की सूरत में यहाँ रिपोर्ट किया गया असद मजीद साहब की तरफ से, और वो जो रिपोर्टिंग थी या जो डॉक्यूमेंट था उसको खान साहब ने प्योरली अपने ज़ाती मफाद के अंदर इस्तेमाल किया। बतौर वज़ीर आज़म उनका एक्सेस था उस डॉक्यूमेंट तक, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुकी हूँ कि बहुत से माहिर कानून, खासतौर पर एतजाज एहसन साहब की बात करें, बड़ी उनकी राय को मोतबर समझा जाता है। वो ये कहते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसका प्रोगेटिव है, साइफर है या कोई भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है या इन्फॉर्मेशन है, जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गई, प्राइम मिनिस्टर, वो उनका एग्जैक्ट जुमला है कि वो अपने गले में डालकर फिरे, वो उसको दुनिया के सामने रखे, वो चाहे जिसको दिल करे उसको बताए, उसको आग लगा दे, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है वक्त के वज़ीर आज़म का। ये तो कोई केस नहीं है, केस बनता ही नहीं है। खैर एनीवे, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि कोई केस नहीं है, केस नहीं बनता, दूसरी तरफ हरीमा खान साहिबा ने इस खदशे का इजहार किया है कि ये मामला जिस तरीके से डील किया जा रहा है और जिस तरफ लेके जाया जा रहा है, हमें खदशा है कि खान साहब को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हामिद खान साहब से कल हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि साइफर केस के अंदर हमें बहुत सारे खतरात जो हैं वो इस वक्त लाहक है, क्योंकि सिस्टम जो है वो फेयर तरीके से इस मसले को आगे नहीं लेके जा रहा। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का कहा, ओपन ट्रायल जिसको ये कह रहे हैं कि ट्रायल ओपन इस तरीके से नहीं होता। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं, उसको बड़ा ब्लेटेंट जो है उसका वो किया है, उसके अगेंस्ट गए हैं ये लोग अपनी सारी डीलिंग के अंदर। और वो तो ही वेंट ऑन टू से कि हमें कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। वो कहते हैं जी 3-4 मीडिया वाले 5-10 सिविलियंस नंबर को लिमिट कर दिया, सिक्योरिटी को एनहांस करके इसको एक कंप्लीटली ओपन ट्रायल बना दें तब भी हम माने, वरना तो जेल प्रेमिसेस के अंदर पहले तो ओपन ट्रायल नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो बाकी उसके जो कुछ वो हैं कंडीशंस हैं उसको भी पूरा नहीं किया, सो इट्स नॉट एन ओपन ट्रायल। लतीफ़ फोसे साहब ने भी एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने कहा जी 10 लोग बिठा देते हैं और फिर उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि जी ये ओपन ट्रायल है, दिस इज नॉट एन ओपन ट्रायल। इमरान खान साहब की जज साहब के साथ जो है वो मुकालमा हुआ, जहां पर जब जज साहब ने ये कहा जी कि इस डॉक्यूमेंट को अपने ज़ाती मफाद के अंदर इस्तेमाल किया गया है, तो इमरान खान साहब ने जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा जी कि इसके अंदर ये भी शामिल कर दें कि जनरल बाजवा का नाम क्यों लिया, डोनाल्ड लू का नाम क्यों लिया, उन्हें एक्सपोज क्यों किया, क्योंकि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये जो सारी गुफ्तगू यहाँ पे की जाती है उससे लगता ये है कि कहने की कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत तो चले उन्होंने गिरा दी, हुकूमत तो गिराई गई है, लेकिन इस बारे में बताना किसी को नहीं है, इस बारे में बोलना नहीं है कि हुकूमत गिराने वाले मामले को जो है उसको खुफिया रखना है। तो ये कुछ मुकालमा जब हुआ तो उसके ऊपर जज साहब ने पहले तो
एक दो एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स की, लेकिन उसके बाद फिर सुनने में यही आया है कि इमरान खान साहब को चुप रहने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप मजीद बात ना करें और इंटरप्ट ना करें कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको। तो ये मामला किस तरफ जाता है, आगे कैसे जाता है, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कल से जो है, आज से बल्कि जो है वो मुकदमात जो गवाहान हैं उनके बयानात की कलमबंदी का सिलसिला जो है उसका भी आगाज हो जाएगा। बट लाइक आई एम सेइंग कि जो वकला हैं पीटीआई के हामी हैं, जो फैमिली है खान साहब की, वो सब अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं इस पूरे अमल के ऊपर। अच्छा, फर्द जुर्म आयद हुआ, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला इस तरीके से था कि कुरैशी साहब के वकील ने भी इनकार किया कि जी कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है। खान साहब के वकील ने भी इनकार किया, उन्होंने कहा जी कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है। और बाद में ये कहा गया कि पता नहीं कहाँ फर्द जुर्म आयद हुआ है, हमें मीडिया के थ्रू पता चला है कि इंडाइट कर दिया गया है इन दोनों को, वरना हम जब वहां पर मौजूद थे तो हमारे सामने ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। सो ये सारा मामला भी इज प्रिटी कंफ्यूजिंग। पहले ही इस केस के ट्रायल को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे क्या मामला करना है, उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। और उसके बाद फिर इस तरह की कंफ्यूजन्स जो हैं वो मजीद शैडोज कास्ट करती हैं किसी भी इस तरह के ट्रायल की जो ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर। और फिर ओपन ट्रायल के ऊपर मैं जरूर ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर इसको एक प्रॉपर ओपन ट्रायल क्यों नहीं बनाया जा सकता। पूरी रियासत क्या ये कह रही है कि रियासत की जितनी भी सिक्योरिटी अपरेटिस और मशीनरी है वो सब मिलकर एक शख्स को कोर्ट आने और जाने के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब भी कोर्ट जाते हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। कोई भी इस तरह की शख्सियत जब मूवमेंट करती है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसे है तो ये सारा मामला तो किया जाता है, तो क्यों खान साहब के लिए ही इस मसले को जो है यहाँ पर अटका दिया गया है, ये एक सवाल है जो हमारे जहनों में आता है। गजा पर मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़रूर बात करूँ, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं ज़रूर करना चाहती हूँ बात, क्योंकि और कुछ अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कम से कम बात करते रहें, अपना हिस्सा डालते रहे। गजा से बहुत से लोग जो कि एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, जो उधर उनके एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी बार बार जो एक आम इंसान से अपील कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारे बारे में कम से कम बात करना बंद ना करें, हमें भूलें ना, हमें स्लिप ना होने दें, कम से कम हमें खबर के अंदर तो जिंदा रखें, ताकि कुछ ना कुछ कोई अगर थोड़ा बहुत फर्क, जो कि नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा लेकिन शायद फ़र्क पड़ जाए। जो कैजुअलिटीज़ का नंबर है 18,400 जो मैंने आखिरी चेक किया उससे एक्सीड कर गया है। किसी वक्त इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैजुअलिटीज़ या शहादतें या अमवात जो है उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस तरह की एक वॉर क्राइसिस लाइक सिचुएशन के अंदर। 18,400 से ज़्यादा शहादतें फ़लस्तीनियों की जो है वो रिपोर्ट जो इस वक्त की जा रही हैं वो है। 50,000 से ज़ायद लोग जो है वो बहुत सीरियसली सिवियरली इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं। और 3,26,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त, क्योंकि डिफरेंट इतने फेजेस से गुजरे हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, वहाँ पर जो इस वक्त कंडीशंस हैं ज़िंदगी गुजारने की, उन सब की वजह से एक्सपोज होकर इन्फेक्चुअस डिजीज़ के अंदर मुब्तला हैं। जो ये कुछ फिगर्स हैं हमारे पास जो आए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, दुनिया भर में जैसे मैं बार बार बात करती हूँ प्रोटेस्ट हो रही है सारे मामले को लेकर। जो गजा पट्टी के लोग हैं उनको जहाँ पर एक तरफ घर से डिस्प्लेस होने की मुश्किल का सामना है, बमबारी का सामना है, मौत का साया हर वक्त सर पर मंडला रहा है, वो एक ज़ाहिर ख़तरा है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, वो एक सामना है। वहीं पर अब मौसम की शिद्दत जो है वो एक और चैलेंज है जिसका उनको सामना है। ठंड जो है वो दुनिया भर में बढ़ रही है, ये मौसम जो है ये सर्दी विंटर होता है और बड़ा हार्श है विंटर इस दफ़ा उस जगह उन इलाकों के अंदर। बहुत ज़्यादा बारिशें भी बहुत से इलाकों में, बहुत सी पट्टियों पे वहाँ पर रिपोर्ट की जा रही हैं। उसके नतीजे में पानी खड़ा हो रहा है, जो एक फ्लडिंग की सी कैफियत तो सूरत हाल है वो भी रिपोर्ट की जा रही है। जो सर्दी है वो उसके लिए कहा जा रहा है कि मौसम बड़ा वहाँ पर सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। और जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं, खैमों में हैं या खुले आसमान के नीचे हैं, रफ़ा क्रॉसिंग के पास का जो इलाका है उसकी मैं बात कर रही हूँ, वो लोग शायद बमबारी को तो एस्केप कर आए हैं, लेकिन ये जो मौसम की शिद्दत है इसको कैसे एस्केप करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है, एक बड़ा मुश्किल पहलू है। और इसको लेकर अब ज़ाहिर है एक कंसर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का भी एक और इजलास होता है, सिटिंग होती है एक और उसके अंदर जो है वो रेजोल्यूशन लेके आई जाती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सूरत हाल को रुकना चाहिए, सीज फायर फौरी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर। इंसानी जो इस वक्त एक अलमिया जन्म ले चुका है ऑलरेडी, उसकी बुनियाद के ऊपर किसी किस्म की जंगबंदी जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो रेजोल्यूशन जो है वो एक बड़ी तादाद के लोगों, मेजोरिटी के साथ जो है पास हुई। 153 लोगों ने जो है ममालिक ने जो है फेवर किया है इसको, 10 जो है उन्होंने अगेंस्ट वोट किया है और 23 जो है वो एब्सटेंशंस आई हैं, यानी कि एब्सटेन किया है वोट करने से। लेकिन इस सारे मामले से होना कुछ नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा
कि हर फोरम को डिस्कार्ड करने का वक्त मैं समझती हूँ कि जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ है उसके बाद आ गया है। लेकिन जब तक ये फ़ाल है, इसराइल का जो वहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, दहशतगर्द इसराइल का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं कहूँगी, उसने कहा जी कि ये एक हिपोक्रिटिकल रेजोल्यूशन है, मुनाफकाना करारदाद है जो लेकर आई गई है, क्योंकि इसके अंदर हमास की मजम्मत नहीं की गई। इसके अंदर जो दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों की तरफ से की जा रही है, मैं समझने से कासिर हूँ कि उसका जिक्र नहीं किया। तो जब उसका जिक्र नहीं किया तो फिर ये इस मुनाफिकत की क्या ज़रूरत है कि मुनाफिकाना करारदाद क्यों लाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ एक ऐसे मुल्क के लिए कि जिन्होंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि फ़लस्तीन में जो बच्चा भी पैदा होता है वो दहशतगर्द है, उसका कोई हक़ राह दही का कोई उसके पास हक़ नहीं है, उसके पास अपनी आज़ादी को मांगने का कोई इख्तियार, कोई राइट नहीं है। तो एक ऐसे मुल्क के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से जो वहाँ पे मुस्तकिल मंदूब होते हैं, उनसे हमें किस चीज़ की तवक्को करनी चाहिए। हाँ, दुनिया के लिए फिर भी ये सवाल है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन का आजकल मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ बड़ा एक्टिव है, उन्हें यूक्रेन के लोगों का भी बड़ा दर्द आजकल जागा हुआ है, वो उनके लिए भी बार बार बात करते हैं कि उनकी हमें इमदाद करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। उन्हें दुनिया में और बच्चों के लिए भी बड़ा दर्द उठा हुआ है, वो उनके लिए खिलौने वगैरह आजकल अरेंज कर रहे हैं। मैंने उनकी एक कोई कैंपेन, एक एक्टिविटी देखी थी, लेकिन उन्हें फ़लस्तीन के बच्चे नज़र नहीं आते, क्योंकि वो बच्चे अगर शहीद कर दिए जा रहे हैं तो वो ठीक है, वो जायज़ तरीके से मारे जा रहे हैं क्योंकि उनको सूट करता है। उन्हें फ़लस्तीन के अंदर लोगों के इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र नहीं आ रही। वैसे वो दुनिया को बड़ा भाषण डालते हैं, झाड़ते हैं इंसानी हकूक़ का, लेकिन यहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ की पामाली तो हो ही नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुनाफ़िकत है वो इसराइल और अमेरिका और वो सारे ममालिक जो इसराइल की पुष्पनाही इस वक्त कर रहे हैं, उनसे शुरू होकर उन पर ख़त्म होती है, इसमें और कोई नहीं है जो मुनाफिक है। दुनिया में एक इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है आज के डे एंड एज के अंदर, जहाँ पर मेरे लिए कम से कम ये बात काबिल तसव्वुर नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं वर्ल्ड वॉर की और हॉलोकॉस्ट की और जो हमारी जंग आज़ादी थी उसकी जो मैं वीडियोज़ और ड्रामाज और मूवीज़ देखती हूँ वो आजकल कहाँ रिपीट किया जा सकता, लेकिन हम उससे वर्स रिपीट टेलीकास्ट जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आई रियली होप कि किसी किस्म का सीज फायर, जंग बंदी और फिर उनके अपनी टर्म्स के ऊपर जंग बंदी फाइनली हो जाए, कि इस दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा क्राइसिस तो हो जिसके बारे में हम कह सकें कि सिविलाइज्ड इंसानों ने जो है उसका एक सिविलाइज्ड हल तलाश कर लिया। लेकिन मुझे ऐसा मुमकिनात में से नज़र फिलहाल नहीं आ रहा। मुझे आज के इस व्लॉग से इजाज़त दें। आपको कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे कंटेंट को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।